हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है कि विज्ञान का हम क्वेश्चन बैंक आपको बता रहे हैं और 2011 से लेके 2021 तक जितना भी परीक्षा हुआ है और उसमें विज्ञान से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे। लगभग आपको 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और ये वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिएगा। और ये वीडियो का पार्ट 3 है, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि 1 वोल्ट क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है 1 जूल प्रति सेकेंड, बी ऑप्शन है 1 जूल प्रति कूलम्ब, सी ऑप्शन है 1 जूल प्रति एम्पियर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 वोल्ट क्या कहलाता है। तो 1 जूल प्रति कूलम्ब कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ए ऑप्शन है Cu यानी कॉपर, बी ऑप्शन है Ag यानी चांदी, सी ऑप्शन है Al यानी एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है Fe यानी लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो जो Ag यानी जो चांदी होता है ये विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है वर्ग, बी ऑप्शन है आवर्त, सी ऑप्शन है अपरूप, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं। तो वर्ग कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो 18 होती है और आवर्तों की संख्या 7 होती है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उपधातु है। ए ऑप्शन है Fe, बी ऑप्शन है Cu, सी ऑप्शन है Ni, डी ऑप्शन है Sb। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उपधातु है। तो Sb उपधातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि पीतल है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है मिश्र धातु, डी ऑप्शन है उपधातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल है। तो पीतल मिश्र धातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीतल किससे मिलकर बना होता है। तो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 7 से कम, सी ऑप्शन है 7 से अधिक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
8 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है पैरामीशियम में, बी ऑप्शन है यूग्लिना में, सी ऑप्शन है अमीबा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुटपाद किस में पाया जाता है, तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमीबा में द्विखंडन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है पतियों के द्वारा, बी ऑप्शन है फूलों के द्वारा, सी ऑप्शन है तना के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। ए ऑप्शन है वृक्क, बी ऑप्शन है अग्न्यास है, सी ऑप्शन है आंख, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो जो वृक्क होता है ये उत्सर्जी अंग होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हमारे शरीर का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो यूरिया होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु बनता है। ए ऑप्शन है वृषण में, बी ऑप्शन है मूत्राशय में, सी ऑप्शन है गर्भाशय में, डी ऑप्शन है अंडाशय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु बनता है, तो जो शुक्राणु होता है ये वृषण में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ए ऑप्शन है वायु, बी ऑप्शन है मृदा, सी ऑप्शन है जल, डी ऑप्शन है जीवधारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जो वायु होता है ये प्राकृतिक संसाधन होता है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन होता है, जल भी प्राकृतिक संसाधन होता है, लेकिन जो जीवधारी होता है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है। ए ऑप्शन है घेंघा, बी ऑप्शन है बौनापन, सी ऑप्शन है मधुमेह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो मधुमेह रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए ऑप्शन है काल्पनिक, बी ऑप्शन है वास्तविक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है तो काल्पनिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है वलयाकार लेंस, डी ऑप्शन है बाइफोकल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का,
बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ए ऑप्शन है आमीटर, बी ऑप्शन है वोल्टमीटर, सी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन है पार्श्वबद्ध क्रम में, सी ऑप्शन है दोनों क्रम में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वोल्टमीटर को पार्श्वबद्ध क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है कूलम्ब, सी ऑप्शन है वाट, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस के द्वारा, बी ऑप्शन है अवतल लेंस के द्वारा, सी ऑप्शन है बाइफोकल लेंस के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस के द्वारा बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है इसमें काल्पनिक और यहाँ पे वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। ए ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण से, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण से, सी ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी के कारण से, डी ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट के कारण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। तो रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त स्राव को कौन रोकता है। तो प्लेटलेट्स रोकता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ए ऑप्शन है सहसंयोजी, बी ऑप्शन है वैद्युत संयोजी, सी ऑप्शन है कार्बनिक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि पीतल उदाहरण है। तो जो पीतल होता है ये मिश्र धातु होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है अम्लराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर।
26 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय धातु, बी ऑप्शन है क्षारीय धातु, सी ऑप्शन है अक्रिय गैस, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं तो क्षारीय धातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूसरे वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो क्षारीय मृदा धातु होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। ए ऑप्शन है 0.01%, बी ऑप्शन है 0.05%, सी ऑप्शन है 0.03%, डी ऑप्शन है 0.02%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है तो 0.03% है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि NaOH क्या है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि NaOH क्या है, तो NaOH क्षार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन क्या है। ए ऑप्शन है एक हार्मोन, बी ऑप्शन है वसा, सी ऑप्शन है एंजाइम, डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा के जनतंत्र का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है गर्भाशय, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका, डी ऑप्शन है डिंबवाहिनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा के जनतंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं। ए ऑप्शन है बाह्य दल, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है अंडप, डी ऑप्शन है परागकण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में होते हैं तो परागकण होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है तो 2 होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल, सी ऑप्शन है सौर का प्रकाश, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है, सूर्य की प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी इनमें से सभी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है अग्न्याशय, सी ऑप्शन है अंडाशय, डी ऑप्शन है एड्रिनल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो लीवर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। ए ऑप्शन है पेप्सिन, बी ऑप्शन है एड्रेनलिन, सी ऑप्शन है ऑक्सिन, डी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है तो इसमें से पादप हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन है। और जो ऑक्सिन होता है ये पादप में वृद्धि हार्मोन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि सोने की शुद्धता की माप किस में की जाती है। ए ऑप्शन है मीटर में, बी ऑप्शन है फुट में, सी ऑप्शन है कैरेट में, डी ऑप्शन है हर्ट्ज में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोने की शुद्धता की माप किस में की जाती है तो कैरेट में की जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है
तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? ए ऑप्शन है मोसले ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मेंडल ने बनाया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मधुमक्खी के जो डंक में यहाँ मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि वह धातु जो केवल अम्लराज में घुलता है? ए ऑप्शन है एल यानी एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है एफी यानी लोहा, सी ऑप्शन है एयू यानी सोना, डी ऑप्शन है सीयू यानी कॉपर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह धातु जो केवल अम्लराज में घुलता है तो वो सोना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उत्पादक है? ए ऑप्शन है हिरण, बी ऑप्शन है आम, सी ऑप्शन है घास, डी ऑप्शन है कवक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक उत्पादक है। तो जो घास होता है ये उत्पादक होता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ये किस तरह के जल में पनपता है। तो ये साफ जल में पनपता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ए ऑप्शन है सरसों, बी ऑप्शन है पपीता का फूल, सी ऑप्शन है मटर, डी ऑप्शन है उदरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है तो पपीता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है वर्तिकाग्र, डी ऑप्शन है वर्तिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फूल में स्त्री प्रजनन अंग जयांग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है किलोमीटर, डी ऑप्शन है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे डायोप्टर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि किस धारा का मान बदलते रहता है? ए ऑप्शन है एसी करंट का, बी ऑप्शन है डीसी करंट का, सी ऑप्शन है एसी और डीसी दोनों करंट का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस धारा का मान बदलते रहता है।
तो जो अल्टरनेटिव करंट होता है यानी जो एसी करंट होता है इसका मान बदलते रहता है समय के अनुसार, और डीसी करंट का जो मान होता है ये नहीं बदलता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश रहता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है आवेशहीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि दही का जमना कौन सी क्रिया है। ए ऑप्शन है अपघटन, बी ऑप्शन है किण्वन, सी ऑप्शन है भौतिक क्रिया, डी ऑप्शन है उत्सर्जन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही का जमना कौन सी क्रिया है। तो दही का जमना किण्वन की क्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है टेढ़ा, डी ऑप्शन है सभी तरीका के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उल्टा बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है। ए ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, बी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, सी ऑप्शन है पवन ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है। तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण से होता है। तो रतौंधी विटामिन ए के कमी के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जाइए अभी हमारे वेबसाइट पर और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।